हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सबसे पहले अपने देश में जो बनी, उसमें नींव के पत्थर के रूप में एक वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, एक आचार्य, एक ऋषि, एक ऐसे व्यक्ति जिसने आजीवन विवाह नहीं करवाया, एक ऐसे व्यक्ति जो धोती कुर्ता में रहे, साइंटिस्ट थे। महात्मा गांधी उनके बारे में कहते थे कि वैज्ञानिक बहुत देखे, लेकिन ये धोती कुर्ते वाला वैज्ञानिक केवल एक ही है भारत में, बंगाल के डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। आप में से हो सकता है बहुत से लोगों ने नाम नहीं सुना हो, लेकिन स्वदेशी की बात करें और डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी को स्मरण ना करें, उनको नमन ना करें, तो स्वदेशी की बात नहीं हो सकती। 1900 के दशक में 1905 में स्वदेशी का आंदोलन चला था। 1900 से लेकर 1905 तक, 1910 तक, और उसके बाद वो स्वदेशी का आंदोलन पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने आगे बढ़ाया। तो लोकमान्य तिलक ने, वीर सावरकर ने, जो स्वदेशी के आंदोलन में 1905 में बंग भंग के बाद जिस आंदोलन में तेजी आई, वो आंदोलन 1875 से ही महर्षि दयानंद ने प्रारंभ कर दिया था। महर्षि दयानंद ने उस समय कह दिया था, और इस स्वदेशी के आंदोलन में 1875 के आसपास गुरुदेव रामधारी कुका रहे हैं एक पंजाब में। उनकी कहानी भी मैं किसी दिन आपको बताऊंगा। इतनी प्रेरक कहानी है, इतनी प्रेरक कहानी है कि आपको सुनकर रोमांच होगा कि ऐसी ऐसी कहानियां हमारे देश के अंदर हैं। तो स्वदेशी का आंदोलन 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गया। तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी स्वदेशी के आंदोलन के ऐसे पुरोधा थे कि उन्होंने केवल स्वदेशी की बात नहीं की, बल्कि स्वदेशी के आंदोलन को धरती के ऊपर उतार कर दिखाया था, एक व्यवहारिक मॉडल दिया था। तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय मद्रास में हिंदू रसायन शास्त्र पर एक बार 1918 में वो लेक्चर दे रहे हैं, और लेक्चर देते हुए वो अपने भाषण में कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे देश के अवदान के बारे में, हमारे देश के योगदान के बारे में गौरव के बोध का आह्वान करते हैं। और वो कहते हैं, वी आर नॉट अशेम्ड ऑफ आवर एंशियंट ऑफ केमिस्ट्री, आई एम इक्वली प्राउड ऑफ एंड नॉट ashamed for all the branches of science that grew in ancient India। यानी कि रसायन शास्त्र में हमारा प्राचीन भारत का योगदान लज्जा का विषय नहीं है, अपितु गर्व और गौरव का विषय है। प्राचीन भारत में विकसित विज्ञान की सभी शाखाओं के बारे में मेरा मन और मेरी मान्यता और मेरी समझ लज्जाजनक नहीं है, बल्कि गौरव करने के लायक है। उसके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं। ये बात वो 1918 में मद्रास के एक विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए कहते हैं, और वो उन्होंने सिद्ध किया था, 20 साल पहले सिद्ध किया था। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी के बारे में बातचीत में करूंगा कि उन्होंने फार्मा उद्योग की, दवा उद्योग की नींव उन्होंने डाली थी। अब पश्चिम का क्या हाल है, मैं यदि बात करूं 450 साल पहले गैलीलियो के समय की बात करूं मैं, तो गैलीलियो और उससे पहले कोपरनिक्स ने सबसे पहले ये कहा था कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। उससे पहले चर्च क्या मानता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता था। और कोई यदि वैज्ञानिक ये कह दे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ईसा मसीह की मान्यता ध्वस्त होती थी। और उनके लिए ईसा मसीह ने जो बाइबल में लिखा है, जो अरस्तु ने कह दिया, जो सुकरात ने कह दिया, वो ही वाक्य हैं। वो प्रयोग करना, वो टेस्ट करना, वो लैब के बारे में उनकी कोई समझ नहीं है। ये 400 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा। तो ये मान्यता गैलीलियो कहता है। गैलीलियो कहता है तो आप सबको पता है, गैलीलियो को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। गैलीलियो को जेल में डाल दिया जाता है, और गैलीलियो को के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आपको ये नहीं कहना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, आपको यही कहना है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्योंकि हमारी मान्यता है। और हमारे भारत में वेदों में लिखा हुआ है, और वेदों के बाद आधुनिक विज्ञान की बात करें तो आर्यभट्ट ने यह सिद्ध करके दिखा दिया। और केवल ये सिद्ध नहीं किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बल्कि पृथ्वी का डायामीटर कितना है वो भी उन्होंने उस समय बताया, जिस समय कोई गाड़ी नहीं होती थी, जिस समय कोई इतना लंबा फीता नहीं था, जिस समय विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने कोई उन्नति की थी। तो उस समय आर्यभट्ट ने पृथ्वी का डायामीटर बताया। पृथ्वी से चांद की दूरी, अलग अलग ग्रहों की दूरी जो उन्होंने उस समय बताई, एग्जैक्ट आज जब एस्ट्रोनॉमी की, खगोल विज्ञान की, ब्रह्मांड विद्या की इतनी डेवलपमेंट होने के बाद जब जांच करते हैं, तो उनके अंदर जो एरर मिलता है वो 0.001 का एरर मिलता है, उससे अधिक एरर नहीं मिलता। और इतना डिफरेंस तो सैकड़ों सालों के अंदर घूमने की गति में दूसरी चीज़ों में आ जाता है। तो गैलीलियो के समय की हम बात करें तो गैलीलियो के समय क्या होता था कि केवल अरस्तु को प्रमाण माना जाता था। कुछ भी बात होती विज्ञान की समझ की तो लोग क्या कहते थे कि अरस्तु ने देखो क्या कहा है। अब अरस्तु के पास ज्ञान कहाँ से आया था, आप सबको पता है।
यूनानी भारत के अंदर आए थे, भारत का ज्ञान विज्ञान लेकर गए थे और भारत के ज्ञान विज्ञान के आधार पर ही उन्होंने अपनी कुछ थोड़ी बहुत समझ विकसित की थी। अब चोरी की पुस्तकों के आधार पर जब तक पीढ़ियों से डीएनए में ज्ञान विज्ञान नहीं आए तो वो जो समझ है वो आधी अधूरी होती है, पूर्ण समझ नहीं हो सकती। भारत के अंदर तो विज्ञान की परंपरा रही है कि एक एक ऋषि ने एक एक विषय का शोध करते हुए अपने आप को गला दिया। दीर्घ तमस नाम के एक ऋषि हुए हैं, उन्होंने सूर्य के ऊपर शोध किया और सूर्य के ऊपर शोध करते करते वो इतने तल्लीन हो गए, वर्षों तक लगे हो गए कि वो अंधे हो गए, उनकी आंखें चली गई, लेकिन उनका शोध नहीं रुका। आंखें जाने के बाद भी वो सूर्य के ऊपर शोध करते रहे और सूर्य के ऊपर शोध करने के बाद हमने सूर्य को देवता इसीलिए माना क्योंकि वो ना खत्म होने वाला एनर्जी का सोर्स है। विटामिन डी की खोज पिछले 100 सालों में हुई है। 100 सालों के पहले विटामिन डी नाम की चीज कोई दुनिया का व्यक्ति जानता नहीं था और आज पूरी दुनिया को पता लग गया कि विटामिन डी कम हो जाए तो हड्डियां टूट जाती हैं, विटामिन डी कम हो जाए तो इम्यूनिटी का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। आज रोज रिसर्च हो रही है कि विटामिन डी कम हो जाए तो कैंसर हो जा सकता है। एक छोटा सा विटामिन जो हमारे शरीर में यदि 60 किलो का वजन है तो 60 किलो में 6 ग्राम भी नहीं होगा। चुटकी भर नमक, आप एक बड़े से टैंक में, अपने पानी के टैंक में चुटकी भर नमक डालते हैं, उस चुटकी भर नमक के बराबर ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनके बारे में समझ हमने विकसित की थी। आधुनिक विज्ञान तो बहुत बोना है। तो अरस्तु को प्रमाण मानते थे, अरस्तु को मानते थे कि अरस्तु ने क्या लिखा है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कथा पूरी दुनिया में प्रचलित है कि अरस्तु के बारे में और पूरी दुनिया के यूरोप के बारे में, जिसके आगे हम मस्तक झुकाते हैं कि विज्ञान तो केवल इनके पास आता था। एक बार लंदन के किसी हॉल में कुछ साइंटिस्ट, जो उस समय जो अपने आप को विद्वान कहते थे, साइंटिस्ट कहते थे, वैज्ञानिक कहते थे, वो बैठे हुए थे और बैठे बैठे विद्वान चर्चा कर रहे हैं कि घोड़े के मुंह में दांत कितने हैं। अब घोड़े के मुंह में दांत है तो अलग अलग विद्वान अलग अलग संख्या बता रहे हैं। कोई कहता है कि इतने दांत है, कोई कहता है इतने दांत है। अब कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। अब निर्णय नहीं हो पा रहा है तो एक छोटा सा युवक वहां पर बैठा, वो भी सुन रहा है। अब वो कुछ बोल नहीं रहा क्योंकि वो विद्वान है सारे। अब निर्णय जब नहीं हो पा रहा, सारे विद्वान किसी एक मत पर नहीं पहुंचते, तो वो कहते हैं कि जी अरस्तु की पुस्तक को खोला जाए, वे देखते हैं कि अरस्तु ने घोड़े के मुंह के दांत कितने लिखे हैं। अब वो अरस्तु की पुस्तक को ढूंढने के लिए निकलते हैं लाइब्रेरी से, अरस्तु की पुस्तक लाते हैं, अरस्तु के पुस्तक के पन्ने पलटते हैं। अब वो जो युवक है वो उठकर बाहर चला जाता है हॉल के, और बाहर जाकर वो 5 मिनट बाद वापिस आता है और 5 मिनट बाद वापिस आकर वो कहता है कि इतने दांत हैं घोड़े के मुंह में। अब अरस्तु के विद्वान, जो विद्वान अरस्तु की पुस्तक पकड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस घोड़े के दांत गिनने हैं, घोड़ा बाहर घोड़े गाड़ी में जुता हुआ है तो हम चलकर उसके दांत गिन नहीं सकते क्या? हमें अरस्तु को परेशान करने की क्या आवश्यकता है? दांत तो गिनकर उसका निर्णय किया जा सकता है। मतलब टेस्ट करने की, लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करने की, जिज्ञासा करने की और जिज्ञासा को शांत करने के लिए मेहनत करने की प्रवृत्ति यूरोप में कभी नहीं रही। आधुनिक काल में भारत को लूटने के बाद थोड़ी सी प्रवृत्ति विज्ञान वहां पर पहुंचा है, लेकिन उससे पहले भारत के अंदर यह प्रवृत्ति रही है कि सवाल करो, बार बार सवाल पूछो, और जब तक सवाल का तार्किक उत्तर नहीं मिल जाए तब तक सवाल करते रहो, और सवाल करते करते, शोध करते करते अंतिम नतीजे पर पहुंचो। और अंतिम नतीजे पर पहुंचने के बाद हमारे विद्वान जब पुस्तक लिखते थे तो ये लिखते थे कि इसके अलावा भी आपको कोई सत्य मिले तो, और प्रयोग के उसके नियम उन्होंने तय किए। न्याय दर्शन से लेकर अलग अलग हमारे दर्शनों में एक एक विषय के ऊपर गहन चिंतन हुआ है, गहन मंथन हुआ है, मनन हुआ है, और उसके बाद जो सूत्र उन्होंने तय किए उसके आधार पर यह लिखा कि अगर इससे भी आगे आपको, इस कसौटी पर कसने के बाद आपको कुछ और मिले तो उसको भी आपको मानना है, और इसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता पड़े तो आप लोग कर लेना, लेकिन इस विधि से जाना है, ऐसा लिखना है। महर्षि देव दयानंद ने खुद लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश में कहा है कि आपको लगे कि इसके अंदर कोई और ऐसी बात है जो मेरे से छूट गई हो और इसके अंदर और कोई संशोधन करने की आवश्यकता है, तो तर्क की कसौटी पर कसकर मैं जहां पर गलत साबित होता हूं तो मुझे भी ठीक कर देना। इतनी महानता अपने देश में ऋषियों में रही है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी कितने विद्वान थे वो उस समय, उनके बारे में चलिए मैं थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूं। बंगाल में, जो आज का बंगाल है, आज का बांग्लादेश है, उस समय जो बंगाल था उसमें उनका जन्म हुआ। एक साधारण परिवार में जन्म हुआ। उनके पिताजी आचार्य थे, एक विद्यालय में पढ़ाते थे। उनके पिताजी पढ़ाते थे तो पुस्तकों का बहुत शौक था। उनके घर में भी पुस्तकालय था। उनके पुस्तकालय में रहते रहते उनके पिताजी, उनकी माताजी उनको परियों की कहानी नहीं सुनाते थे, वो अपने घर के अंदर उनको
छत्रपति शिवाजी की, महाराणा प्रताप की, अपने ऋषियों की कहानी सुनाते थे। ऋषियों की कहानी सुनते सुनते उनकी जिज्ञासा हुई और वो वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ने लगे, वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में पढ़ने लगे, वैज्ञानिकों में रुचि रखने लगे। बचपन में पढ़ते पढ़ते उनकी रुचि विज्ञान की तरफ हो गई। वो अंतरिक्ष को देखते रहते थे। वो विज्ञान की कोई चीज़ है, रसायन विज्ञान के बारे में, घर में दूध है तो दूध किन तत्वों का बना हुआ है, घर के अंदर इंक है तो इंक किन तत्वों की बनी हुई है, ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड किन तत्वों का बना हुआ है, जल है तो जल कैसे व्यवहार करता है, तेजाब है तो तेजाब कैसे व्यवहार करता है, धातुएं कैसे काम करती हैं, धातुओं के आभूषण कैसे बनते हैं। तो ये सारे सवाल बचपन में उनके मन में उठते थे और उन सवालों के लिए वो बातचीत करते थे। कुछ के उत्तर मिलते थे, कुछ के उत्तर नहीं मिलते थे, तो उनको खोजने में लग जाते थे। तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी मैंने दी है। हमारा प्राचीन भारत का रसायन विज्ञान, हमारी केमिस्ट्री कितनी उन्नत थी आप अंदाजा लगा लीजिए। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने प्राचीन भारत की, हमारी प्राचीन केमिस्ट्री को स्थापित करने के लिए, प्राचीन भारत की केमिस्ट्री के ऊपर, रसायन विज्ञान के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने पूरी पुस्तकों को तर्क की कसौटी पर कसा था और उसमें लिखा था, रसेंद्र चूड़ामणि नाम की हमारी एक पुस्तक है, उसमें एक श्लोक आता है। उस श्लोक में रसेंद्र चूड़ामणि में उनके ऋषि ये लिखते हैं कि उनको ही असली गुरु मानना चाहिए जो प्रयोग करके दिखा सकें। जो कुछ वे पढ़ा रहे हैं और उसको यदि वो प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके दिखा नहीं सकते, तो इसका मतलब आपका गुरु गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है। और वो कहते थे कि असली शिष्य कौन है? असली शिष्य वही है जो गुरु द्वारा बताए गए प्रयोग को स्वयं करके दिखा सके। लंदन में क्या हो रहा है? लंदन में अरस्तु की पुस्तक पलट रहे हैं, प्रयोग नहीं कर रहे, एक्सपेरिमेंट करने की आदत नहीं है, मेहनत करने की आदत नहीं है। अपने यहाँ रसेंद्र चूड़ामणि में एक ऋषि अपना जीवन लगा देते हैं, सारे फार्मूले, आज भी जिन फार्मूलों को देखा जाए तो आज भी जिनके फार्मूले प्रासंगिक हैं, आज भी जो आधुनिक विधियां डेवलप हुई हैं अलग अलग मेटल्स को एक्सट्रैक्शन करने की, और से मेटल को प्राप्त करने की, उसके शुद्धिकरण करने की, वो विधियां आज भी पुराने रसेंद्र चूड़ामणि से लेकर नागार्जुन ने जो लिखा उसके आधार के ऊपर आज भी विधियां चल रही हैं। लेकिन फिर भी वो महान वैज्ञानिक क्या लिखते हैं कि असली गुरु वही है जो एक्सपेरिमेंट करके बता सके। जो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता वो असली गुरु नहीं है। और असली शिष्य भी वही है जो गुरु की बात पर, केवल सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करे, बल्कि जहां आवश्यकता है वहां उसका एक्सपेरिमेंट करे। और यदि कोई ये नहीं करता तो वो कहते हैं वो गुरु शिष्य नहीं है, वो केवल गुरु शिष्य होने की एक्टिंग कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में वो वैज्ञानिक नहीं है, वो केवल वैज्ञानिक का ठप्पा लगाकर वैज्ञानिक की एक्टिंग कर रहे हैं। 1861 में बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ। बचपन में ही पिताजी ने, जैसे मैंने कहा कि महर्षि चरक की, सुश्रुत की, आयुर्वेद की ये कहानी सुनाते थे। बचपन में डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी जब प्राइमरी में पढ़ने के बाद जब 8वीं 9वीं में आए तो उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। एक बार उनको पेचिश हो गई तो उन्होंने योग का सहारा लिया और योग आयुर्वेद के नियमों का पालन करके उन्होंने अपने आप को व्यायाम करके, अपनी दिनचर्या को ठीक करके अपने आप को बलिष्ठ बनाया। और उससे उनकी रुचि पूरी जिंदगी योग के अंदर रही कि पूरी जिंदगी मुझे आयुर्वेद का पालन करना है, योग का पालन करना है। हॉस्टल में पढ़ने के लिए गए। जब हॉस्टल में पढ़ने के लिए गए तो हॉस्टल के पढ़ने के अपने कमरे के अंदर ही लैब बना दी। हॉस्टल में पढ़ते पढ़ते जब उन्होंने देखा कि आधुनिक विज्ञान में जर्मनी के साइंटिस्ट बहुत आगे हैं तो उन्होंने जर्मन भाषा सीखनी शुरू की। और जर्मन भाषा के साथ साथ जब उन्होंने देखा कि हमारा आयुर्वेद, हमारा रसायन विज्ञान, उनके हाथ में कोई रसायन विज्ञान की एक पुस्तक लगी। उस पुस्तक को जब उन्होंने पढ़ा तो उनको पता लगा कि भारत का रसायन विज्ञान तो बहुत उन्नत रहा है। तो उन्होंने संस्कृत सीखने का निर्णय लिया और वो संस्कृत को बहुत गहराई से पढ़ने लगे, बहुत गहराई से सीखने लगे। और संस्कृत को बहुत गहराई से पढ़ते पढ़ते, सीखते सीखते अंग्रेजी भाषा को भी उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा। अपने पिताजी के पुस्तकालय की जितनी पुस्तकें थी वो उन्होंने पढ़ ली। अपने पिताजी के द्वारा स्थापित मॉडल स्कूल में बचपन में उनकी पढ़ाई हुई। फिर उनको वहाँ पर बंगाल के बड़े स्कूल में भेज दिया गया। वहाँ पर बचपन में वो विदेश के वैज्ञानिकों की पुस्तकें पढ़ते हैं, जर्मनी सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत सीखते हैं। संस्कृत में कालिदास के सारे नाटकों को पढ़ डालते हैं। और वो केवल जब सारी पढ़ाई करने के बाद उनको स्कॉलरशिप मिलती है और स्कॉलरशिप मिलकर वो 1892 में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं। जब एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर जब वो पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर 1884 में जाने के 2 साल बाद वहाँ पर एक एसे राइटिंग की प्रतियोगिता होती है। और उस एसे का विषय होता है कि गदर से पहले और गदर का
के बाद का भारत क्या था। तो अंग्रेजों ने रखवाई ये इसलिए थी कि इसके माध्यम से अंग्रेजों की तारीफ विश्वविद्यालय के छात्र करेंगे, भारतीय छात्र करेंगे, और इस निबंध को, इस लेख को हम भारत के अंदर प्रकाशित करेंगे, देश के लोगों को बताएंगे कि देखो गदर होता तो देश के अंदर अराजकता आ जाती, और अंग्रेजों ने गदर के ऊपर नियंत्रण करके देश को अराजकता से, देश को युद्ध से बचाया है, और भारत का डेवलपमेंट करने में अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान है। अंग्रेज भारत के अंदर रेलगाड़ी चला रहे हैं, अंग्रेजों ने भारत के अंदर नहर बनाई है, अंग्रेज भारत के अंदर पोस्ट ऑफिस बना रहे हैं, अंग्रेज भारत के अंदर पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं, अंग्रेज भारत के अंदर खेती का सुधार कर रहे हैं, चकबंदी कर रहे हैं, अंग्रेजों ने भारत के अंदर कोर्ट स्थापित की। तो अंग्रेज ऐसा बनाते थे, तो उन्होंने वहाँ पर जो निबंध लिखा वो इतना मार्मिक लिखा कि उनके प्राचार्य को, उनके सीनियर को, उनके एचओडी को उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी पड़ी, और लंदन के मैगजीन्स के अंदर, अखबारों के अंदर उस निबंध को छापा गया। और उस निबंध में उन्होंने तार्किक व्यवस्था की कि अंग्रेजों ने भारत को किस प्रकार से गुलाम बनाया है और अंग्रेजों ने भारत को किस प्रकार से लूटा है, और इंग्लैंड वासियों को भी पता किया। तो एडिनबरा विश्वविद्यालय में जाते ही उन्होंने अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ दिए। स्कॉलरशिप लेते थे, हर बार फर्स्ट आते थे, बहुत स्वदेशी प्रेमी थे। जब वो विदेश में पढ़ने के लिए गए तो विदेश में 1862 से लेकर 82 से लेकर 88 तक जब वो विदेश में पढ़े, विदेश में रहे, तो विदेश के अंदर भी उन्होंने कभी भी कोट पैंट नहीं पहना। विदेश के अंदर भी वो हमेशा अपना धोती, अपना कुर्ता पहनते रहे, अपनी भारतीय जैकेट पहनते रहे। विदेश में उस समय उनकी मुलाकात जगदीश चंद्र बोस से होती है। जगदीश चंद्र बोस उसको और दूसरे वैज्ञानिक भी कहते हैं कि आप क्या पहनते हो। विश्वविद्यालय के अंदर तो हजारों विद्यार्थियों में से एक भी नहीं है जो स्वदेशी पोशाक पहनता हो, तो वो कहते हैं कि मुझे तो स्वदेशी पोशाक ही पहननी है। उनको एक पुस्तक मिलती है वहाँ पर, उसमें 1000 महापुरुषों का वर्णन होता है कि जिन्होंने वर्ल्ड को के ऊपर प्रभाव डाला है, तो उसमें एक भी इंडियंस का नाम नहीं होता। तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय उस समय ये संकल्प करते हैं कि अगर मैं भारत के अंदर ऐसा महान व्यक्ति बन के दिखाऊंगा जिससे पूरी दुनिया को हम उत्तर दे सकें कि भारत के अंदर भी महान व्यक्ति, महान मेधा, महान आत्माएं पैदा होती हैं। अब डीसीएस की परीक्षा वो इंग्लैंड में पास कर लेते हैं एडिनबरा विश्वविद्यालय से। उसके बाद फिर वो भारत के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भारत के बंगाल के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड होता है मिस्टर क्राफ्ट। वो परीक्षा देने के बाद, और डीसीएस की परीक्षा भी उन्होंने बहुत अच्छे अंकों से पास की। अंग्रेजों के जो उस समय के वैज्ञानिक होते थे, उस समय के प्रोफेसर होते थे, उनके अंदर मेधा बहुत कम थी, हमारे प्रफुल्ल चंद्र राय के अंदर ज़्यादा होती थी। तो अंग्रेजी प्रोफेसर्स को उस समय, असिस्टेंट प्रोफेसर को 1100 से 1200 रुपये का वेतन मिलता था। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय इंडियन थे, उनको केवल 250 रुपये का वेतन मिलता था। एक बार जब वो परेशान हो जाते हैं इस भेदभाव के खिलाफ, वो अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड के पास, मिस्टर क्राफ्ट के पास जाते हैं, और वो कहते हैं कि देखिए तो गलत बात है, हम सब ने बराबर पढ़ाई की है, और अंग्रेजों के ऐसे प्रोफेसर जिनकी योग्यता मेरे से कम है, जिनके नंबर मेरे से कम है, जिनके अनुभव मेरे से कम है, जिनकी जानकारी और ज्ञान मेरे से कम है, उनको 1200 रुपये दिए जाते हैं, हमें 250 रुपये दिए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो ठीक बात नहीं है। अब मिस्टर क्राफ्ट उनसे कहते हैं कि आपको अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप छोड़ दो ना नौकरी, कोई काम धंधा करके दिखाओ। भारतीयों के अंदर, इंडियंस के अंदर कोई ज़्यादा दिमाग तो होता नहीं है नौकरी करने के लिए, कोई हमने ज़बरदस्ती आपको रखा हुआ नहीं है। जब ऐसी टोंटिंग मिस्टर क्राफ्ट करते हैं तो वो शब्द डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय के कलेजे में चुभ जाते हैं, और चुभने के बाद वो संकल्प लेते हैं कि मुझे भारत के लोगों को नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना है। और उसके बाद वो अपने लेखों में खुलकर लिखते हैं अंग्रेजों ने किस प्रकार से लूटा, भारतीयों को किस प्रकार से यातनाएं दी। अपने विद्यार्थियों को जब वो पढ़ाते थे तो स्वदेशी के इतने प्रेमी थे कि अपने विद्यार्थियों को वो कहते थे कि रूसी वैज्ञानिक मेंडलीफ ने जो विश्व प्रसिद्ध अलग अलग तत्वों की पीरियोडिक टेबल बनाई है, वो उन्होंने अंग्रेजी में नहीं बनाई, वो रूसी भाषा में प्रकाशित की है, वो रूसी में प्रकाशित की है, अंग्रेजी में नहीं प्रकाशित की। तो यदि मेंडलीफ जो एक साइंटिस्ट होकर अपनी भाषा से, अपने संस्कृति से, अपने रूस से प्यार कर सकता है, तो हम सब को भी अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से, अपने भारत से, अपने स्वदेशी से प्यार करते हैं। ऐसा बीज बोने वाले डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय थे। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय केवल वैज्ञानिक नहीं थे, वैज्ञानिक होने के साथ साथ समाज सुधारक थे। समाज सुधारक होने के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जब कभी अकाल पड़ा बंगाल में, तो जब अकाल पड़ता था तो वो निकल जाते थे, अपना सब कुछ दान कर देते थे, फिर लोगों से अपील करते थे, और एक एक अपील के ऊपर उस समय
3-3 लाख रुपए वो इकट्ठा कर लेते थे अकाल से लड़ने के लिए। अंग्रेज जहां भारतीयों को मरने के लिए छोड़ते थे, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय अपने दम पर लाखों भारतीयों को भोजन उपलब्ध करवाने का काम करते थे। महात्मा गांधी से लेकर जितने बड़े नेता हैं उनसे उनका बहुत आत्मीय संबंध था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मार्गदर्शन देने का काम भी उन्होंने किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर बंगाल के जितने बड़े सीनियर लीडर थे, देशबंधु चित्तरंजन दास, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, इन वीर सावरकर, इन सब के साथ इनके गहरे संपर्क थे। और इन सब ने उस समय निश्चय किया था कि भारत को यदि हमें स्वावलंबी बनाना है तो वो केवल और केवल स्वदेशी के रास्ते पर बन सकता है। उस समय वो साफ साफ महसूस करते थे कि अंग्रेजों ने जो ट्रेन चलाई है वो भारत का रॉ मटेरियल, भारत से कपास लेकर जाते हैं, भारत से नील लेकर जाते हैं, भारत से अलग अलग धातुएं लेकर जाते हैं और देश के बाहर लेकर उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके उसके अंदर वैल्यू एडिशन करके कई गुना दामों पर हमें बेचते हैं और भारत का सोना चांदी ट्रेड के नाम पर, व्यापार के नाम पर, टैक्स के नाम पर लूट कर लेकर जाते हैं। तो उसका वो समझते थे। तो उनका सपना था कि भारत के अंदर हम इंडस्ट्री खड़े करेंगे। 1980 के दशक में उन्होंने लैब के अंदर अस्थायी रूप से मर्क्यूरिक नाइट्रेट बनाकर दिखा दिया। मरकरी को हैंडल करना, लैब के अंदर मरकरी के अलग अलग मरकरी के अंदर प्रयोग करना वो बहुत मुश्किल माना जाता था और यूरोप में कोई वैज्ञानिक कर नहीं पा रहा था। तो ये उन्होंने करके दिखाया। केमिस्ट्री के ऊपर और बहुत सी उन्होंने केमिस्ट्री की बहुत महत्वपूर्ण और जटिल समस्याओं को सुलझाया। ये कार्य करने के बाद उनकी गिनती दुनिया के टॉप केमिस्ट्री साइंटिस्ट के अंदर होने लगी और पूरी दुनिया में उनको शोध पत्र की धूम मच गई। 200 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित करने का काम उन्होंने किया। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय यदि उस समय 1890 और 1900 के समय यदि चाहते तो बहुत आराम से विदेश में जाकर सुख चैन की जिंदगी बिता सकते थे। जितनी प्रतिभा उनको थी, तो उस समय उस प्रतिभा के बल पर यदि वो ब्रिटेन में, फ्रांस में, पेरिस में, किसी और देश में जाते तो उनको कई कई नोबेल पुरस्कार मिल सकते थे। लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे तो अपने देश के लिए काम करना है। इतने तल्लीन रहते थे कि लैब के अंदर जब काम करते थे तो खाना नहीं खाते थे, तल्लीन हो जाते थे। अपना सब कुछ कई बार दान कर देते थे। अपना जो वेतन मिलता था उस वेतन को दान कर देते थे। लैब के अंदर सारा लगा देते थे। लैब के अंदर लगाने के बाद, बचने के बाद कोई व्यक्ति उनके पास आ गया कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है तो उसको दे देता था। कोई विद्यार्थी आ गया कि मेरे पास देने के लिए फीस नहीं है तो उसको दे देते थे। मतलब बहुत विश्व स्तर के साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, लेकिन इतने सादगी पसंद है कि भारत की संस्कृति से प्यार करते हैं और अपना सब कुछ बार बार दान करते रहते हैं। इतने देशभक्त थे कि उस समय उन्होंने सोचा कि अपने भारत को जीवन रक्षक दवाओं के ऊपर निर्भर बनाना है। हम किसी विदेश के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। अपनी आय का अधिकांश हिस्सा अपनी लैब में लगा देते थे। अपने घर के पीछे, अपने बगीचे के अंदर उन्होंने अपना कारखाना बनाया हुआ था, अपनी लैब बनाई हुई थी। पशुओं की हड्डियों को जलाकर वहां से फास्फेट और कैल्शियम तैयार करते थे। डॉक्टर मेघनाथ साहा का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का नाम आपने सुना होगा। जो विश्व स्तर के वैज्ञानिक हुए हैं उनमें से कुछ को तो नोबेल पुरस्कार भी मिला। ये सब वैज्ञानिक डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय के शिष्य रहे हैं। मतलब अगर डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय विदेश में चले गए तो भारत के अंदर डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर नहीं होते, डॉक्टर मेघनाथ साहा नहीं होते। डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर नहीं होते तो हो सकता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा नहीं होते, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस वो काम नहीं कर पाते, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नहीं होते, डॉक्टर हरगोविंद खुराना नहीं होते, डॉक्टर सेठना नहीं होते, डॉक्टर विक्रम साराभाई नहीं होते, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होते, डॉक्टर सतीश धवन नहीं होते तो भारत आज ना मिसाइल बना पाता, भारत आज ना परमाणु बम बना पाता, ना आज भारत मंगलयान भेज पाता, ना चंद्रयान भेज पाता। तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी को मैं नींव के पत्थर के रूप में मानता हूँ। नींव के पत्थर डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय बने। उसके बाद नींव के पत्थर डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर होमी जहांगीर, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर सेठना, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर सतीश धवन, इन सब ने भारत के अंदर विज्ञान की एक परंपरा स्थापित की। तो भारत आज पूरी दुनिया में पावरफुल 10 देशों में आने के लिए खड़ा है। विकासशील देशों से, कमजोर देशों से आज पावरफुल देश बन रहा है। भारत से यूएसए भी डरता है, भारत से फ्रांस, यूके, जर्मनी, जापान, रसिया, ये सब देश डरते हैं कि भारत के अंदर ताकत है कि वो विश्व शक्ति बन सके। अब डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी कैसे काम करते थे? उनका एक ही मानना था कि भारत के अंदर यदि डेवलपमेंट हो सकती है तो वो केवल और केवल स्वदेशी के रास्ते से हो सकती है।
शुद्ध भारतीय परिधान में जब कोई मिलता था तो वो उनको ग्रामीण व्यक्ति सोचता था। कई बार कोई मिलने के लिए आ जाता था और वो जो परिचय देते थे कि मैं डॉक्टर पीसी राय हूं, उस व्यक्ति ने नाम बहुत सुना है, उसके शोध पत्र पढ़े हैं, तो लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे कि कोई व्यक्ति इतना सीधा साधा हो सकता है कि धोती कुर्ते में सामने खड़ा है और जो वर्ल्ड लेवल का साइंटिस्ट है। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने अपने घर में 800 रुपए की पूंजी से, उस समय जब ये देखा कि भारत का विज्ञान को डेवलप करना है, तो बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना की और यही बंगाल फार्मा लिमिटेड ही भारत के अंदर दवा उद्योग का बेस बना। उनके घर में, उनकी बचपन से आदत थी कि कोई जरूरतमंद आ जाता तो अपने घर के कपड़े जाकर बांट आते थे, अपने घर का खाना जाकर बांट आते थे। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने जब बंगाल फार्मा की स्थापना की तो उनके पास धन संपत्ति नहीं था, अपने घर का सब कुछ बेचा, सब कुछ बेचने के बाद कारखाना स्थापित किया और इतने मेहनती थे कि विश्वविद्यालय में जाते थे। विश्वविद्यालय में जाने के बाद घंटों पढ़ाने के बाद अपनी लैब में काम करते थे, रिसर्च करते थे और रिसर्च करने के बाद अब कारखाने में जो वो उत्पादन करते थे उस उत्पादन को करने के लिए 18-18 घंटे 20-20 घंटे तक लगातार काम करते थे। 20 घंटे काम करने के बाद आधा घंटा पौना घंटा योग आसन प्राणायाम करते थे और करके एनर्जेटिक रहकर देश की रक्षा में, देश के निर्माण में अपना योगदान देते थे। बंगाल की जनता ने उनको 1 महीने में 3 लाख रुपए इकट्ठे करके दिए। अकाल आया तो धनाढ्य परिवार की महिलाओं ने अपने वस्त्र और गहने डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी के एक आह्वान पर उतार उतार कर दे देते थे, क्योंकि उनके अंदर उनको नजर आता था कि ये व्यक्ति इतना तपस्वी और त्यागी है, ये चाहे तो यूके के अंदर जाकर ऐशो आराम की जिंदगी गुजर बसर कर सकता है, लेकिन ये 24 घंटे देश के निर्माण में लगा रहता था। बाढ़ भूकंप आती थी तो खुद गांव के अंदर पहुंच जाते थे और स्वराज्य के बारे में, स्वाधीनता के बारे में वो कहते थे कि लैब के अंदर साइंस वेट कर सकता है लेकिन स्वराज्य और स्वतंत्रता कभी भी वेट नहीं कर सकती थी। इतने महान विचार इनके थे कि यदि कोई एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है और प्रयोग करने से पहले गुलामी की जंजीरों को काटना है तो मैं पहले गुलामी की जंजीरों को काटूंगा, उसके बाद अपना कोई एक्सपेरिमेंट करूंगा। धातु विज्ञान हमारे भारत में कितना विकसित रहा है। रामायण, महाभारत, पुराणों में हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उन सब के अंदर सोने की, लोहे की, टीन, चांदी, सीसा, तांबा, कांसा, इन सब धातुओं की चर्चा आती है। हमारे यहाँ चरक, सुश्रुत, वाघभट्ट, नागार्जुन ने सोने, चांदी, तांबे, लोहे, अभ्रक, पारा, इन सब की औषधियां बनाने की बात की है। मैं आपके सामने एक बहुत रोचक बात बताता हूं। अपने यहाँ पारे की भस्म बनाई जाती है, सोने की भस्म बनाई जाती है, चांदी की भस्म बनाई जाती है, तांबे की भस्म बनाई जाती है, शंख की भस्म बनाई जाती है, मोती की भस्म बनाई जाती है, अभ्रक की भस्म बनाई जाती है। और ये जो भस्म विज्ञान है ये कितना बड़ा विज्ञान है। आप मान लीजिए आज की जो केमिस्ट्री है, आज का जो मेटल साइंस है, मेटलर्जी है आज की, वो इसके आसपास भी नहीं है। उस समय कैसे शोध किया होगा कि हमें सोने को नींबू के रस में, रस सिंदूर में, तेजाब में, इस अम्ल में, इस वनस्पति के रस में भिगोना है, उसको इतने टेम्परेचर के ऊपर गर्म करना है, उसमें इतनी भावनाएं देनी है, उसके बाद इतना ठंडा करना है, ठंडा करके उसकी इतनी बार उसकी घिसाई करनी है, उसकी कुटाई करनी है, उसकी पिटाई करनी है, उसके अंदर इतना टेम्परेचर से गर्म करके फिर उसको इतनी बार भावनाएं देनी है। ये कितना बड़ा विज्ञान है। एक धातु को गर्म करके उसको पिघालना और पिघाल कर उसको ढालकर उससे कुछ कटोरी बनाना, उससे चम्मच बनाना, उससे कोई मोल्ड बनाना। ये तो ऐसे बच्चों का खेल है जैसे बच्चे खेल खेल में कई बार मोम को गर्म करके मोमबत्ती बना लेते हैं ना। मोम को गर्म करके कागज का एक पोला पाइप बनाया और पाइप बनाकर उस पाइप के अंदर या मिट्टी के दिए के अंदर गर्म मोम को डाल दिया, बीच में बत्ती डाल दी और उस मोम को पिघलाकर डालकर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं धातु वैज्ञानिक बन गया। ये धातु विज्ञान नहीं है, ये तो धातु विज्ञान की पहली स्थिति है। भारत में तो भस्मों के विज्ञान के ऊपर बात हुई और भस्मों का साइंस कितना है कि भारत के अंदर जो स्वर्ण भस्म बनाई जाती है उसके एक पार्टिकल का साइज, एक एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया कि 18 से लेकर 23 माइक्रोन तक नीचे, नैनो तक नीचे चला जाता है। BHU में स्वर्ण भस्म आयुर्वेद के विभाग ने एक बार वहाँ के नैनो डिपार्टमेंट को दे दी कि एक बार चेक कीजिए कि इसका साइज क्या है। जब उन्होंने महर्षि चरक सुश्रुत की विधि से स्वर्ण भस्म बनाई और उस भस्म को जब उन्होंने टेस्टिंग करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी के विभाग को दिया तो उन्होंने पाया कि इस भस्म के अंदर इतनी ताकत है कि ये नैनो साइज के अंदर हो गई है और नैनो साइज के अंदर होते होते ये भस्म बॉडी के सेल्स के अंदर जाकर उसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकती है।
आज हम नैनो के ऊपर शोध कर रहे हैं कि नैनो होता क्या है, नैनो कैसे बनाया जाए। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर भस्म विज्ञान बनाकर रख दिया। 1735 तक यूरोप के लोग तो यह मानते थे कि जो जिंक होता है, जस्ता होता है, वो अलग से एक तत्व के रूप में नहीं पाया जाता। यूरोप में सबसे पहले विलियम चैंपियन ने ब्रिस्टल विधि से जिंक प्राप्त करने का पेटेंट करवाया और यह नकल उन्होंने हमारी 13वीं शताब्दी के ग्रंथ जो लिखा हुआ पाया गया है, यह विज्ञान तो बहुत पहले का है, 13वीं शताब्दी का तो प्रमाण है, उस समय की पांडुलिपि है कि जब लिखा गया। रस रत्न समुच्चय नाम का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ से उन्होंने बिना कोमा और फुल स्टॉप हटाए उन्होंने इस विधि को चोरी किया और इस विधि को, जिंक को कैसे हम जिंक को निकालें, उसको कैसे डेवलप करें, उसके ऊपर एक विधि बनाई और विलियम चैंपियन ने ब्रिस्टल विधि के नाम से 1735 में इसको पेटेंट करवा लिया। और ये ब्रिस्टल विधि वही है जो 13वीं शताब्दी में हमारे रस रत्न समुच्चय के अंदर यूं की यूं दी हुई है। 18वीं शताब्दी में यूरोप के धातु वैज्ञानिकों को भारतीय में जो इस्पात बनता है, भारत के अंदर जो स्टील बनता है, उसको बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भारत का स्टील बना नहीं पाए। माइकल फैराडे का नाम आपने सुना है। माइकल फैराडे ने भी अपनी लैब में बहुत कोशिश की कि भारत में जो स्टील बनता है, जो लोहा बनता है, वैसा लोहा मैं अपने यहाँ बनाने की कोशिश करूँ, लेकिन भारत के जैसा लोहा वो बना नहीं पाए। लोहा बना तो सही, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी गुणवत्ता ऐसी नहीं थी। दिल्ली के अंदर लौह स्तंभ मेहरौली के अंदर लगा हुआ है, उस लौह स्तंभ के ऊपर आज सैकड़ों साल बाद भी जंग नहीं लगा है। वो क्या टेक्नोलॉजी थी, वो क्या लैब थी कि जो उनको पता था कि यदि जंग से बचाना है तो इसके अंदर ऐसा करना पड़ेगा जिससे जंग रहित लोहा बन सकता है। आज भी ऐसा जंग रहित लोहा नहीं बना पाते। स्टेनलेस स्टील बना देते हैं, स्टेनलेस स्टील के अंदर निकल और क्रोमियम बनाया जाता है और दूसरे धातुएं बना देंगे, लेकिन लोहे को इतना रिफाइन बनाना कि उसके अंदर जंग ना लगे, ये हमारे भारत के वैज्ञानिक कर सकते थे। और वो जो सिंगल खंबा है, उस खंबे के अंदर कोई नट बोल्ट नहीं लगे हुए, कोई वेल्डिंग नहीं की हुई, उस खंबे का वजन ये आंका गया कि 10 टन का है। तो 10 टन का खंबा बनाने के लायक भट्टी रही होगी, मोल्ड रहा होगा, तब जाकर वो खंबा बना होगा। और वो केवल अकेला खंबा नहीं बना होगा। अगर विज्ञान इतना उन्नत था तो उससे छोटे स्तर पर गांव-गांव के अंदर स्टील का उद्योग रहा होगा। ये हमारा भारत रहा है। कुतुब मीनार के अंदर जो लौह स्तंभ है वो 1600 वर्षों से ऐसे ही आसमान के नीचे खड़ा है। बरसात हो रही है, धूप पड़ रही है, लेकिन उसके ऊपर खरोंच नहीं आई है। वैज्ञानिक उसके ऊपर रिसर्च करते हैं तो किसी नतीजे के ऊपर पहुंच नहीं पाते। 1795 में डॉक्टर बेंजामिन हायन, जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी लगाती है कि भारत के अंदर जो ज्ञान विज्ञान है उसको चोरी करना है और भारतीयों को निकम्मा, निठल्ला और अवैज्ञानिक सिद्ध करना है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनको लगाता है। तो वो एक रिपोर्ट देता है। अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि रामनाथ पेठ नाम का एक सुंदर गांव है जो खदान के पास साउथ में बसा हुआ है। यहाँ पर आसपास में खदानें हैं और गांव में हर घर में 40 भट्टियां बनी हुई हैं। इन भट्टियों में जो लोहा बनाया जाता है उसकी कीमत 2 रुपये मण पड़ती है। कंपनी को भी 2 रुपये मण में लोहा अगर बनाने की टेक्नोलॉजी पता चल जाए और ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए तो विदेशों में बेचकर इससे काफ़ी मुनाफा कमाया जा सकता है। ये वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का डॉक्टर बेंजामिन वो रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट में रखता है। अब भारत के अंदर स्वदेशी उद्योग की नींव डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी डालते हैं। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी उसमें काम करना शुरू करते हैं, उसकी लैब में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ साथ भारत की जितनी पांडुलिपियां हैं जो उनको उपलब्ध होती हैं, जितने ग्रंथ हैं, उन सब का कलेक्शन करके उसके अंदर शोध करना शुरू कर देते हैं, उसको अपनी विज्ञान की कसौटी पर कसना शुरू कर देते हैं। और ये करते करते वो शोध करते करते अपने भारत के केमिस्ट्री के इतिहास के ऊपर एक पुस्तक लिखते हैं। दिन भर काम करते हैं, कॉलेज में, कारखाने में काम करते हैं, फिर लैब में रिसर्च करते हैं, कारखाने के अंदर काम करवाकर ऑर्डर पूरे करते हैं, उसके लिए खुद लगते हैं। फिर जो समय बचता है उसमें पुराने संस्कृत के ग्रंथों के ऊपर शोध करते हैं, उनका पुनर्लेखन करने का काम करते हैं। और वो जो छोटा सा उद्योग उन्होंने लगाया था वो उद्योग बाद में एक बड़ी कंपनी बंगाल केमिकल एंड फार्मा के नाम से प्रसिद्ध हुई। और बाद में जब उसको देश के लिए देने के लिए बात आई तो उन्होंने देश को ये समर्पित कर दी। उस समय उन्होंने केवल बंगाल फार्मा की उन्होंने फैक्ट्री नहीं लगाई। उस समय जब उन्होंने देखा कि भारत के अंदर तो कुछ भी नहीं बनता, सब कुछ बाहर से आता है, शाई बनाने से लेकर, एसिड बनाने से लेकर, क्रोकरी बनाने से लेकर सब कुछ बाहर से आता है, तो उन्होंने गंधक से तेजाब बनाने का कारखाना सौदेपुर में लगाया। कलकत्ता पोट्री
वर्क्स उन्होंने स्थापित की, बंगाल एनिमल वर्क्स उन्होंने स्थापित की, स्टीम नेविगेशन की कंपनी उन्होंने स्थापित की। मतलब एक क्षेत्र में नहीं, सैकड़ों क्षेत्रों में स्वदेशी की कंपनियां स्थापित करने का काम डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने किया। और इस कारखाने को लिमिटेड संस्था, यद्यपि सारा पैसा उनका लगा हुआ था, सारी जमा पूंजी उन्होंने लगाई थी, कारखाना बनाया, कारखाना बनाकर कारखाना जब खड़ा हो गया तो खड़ा होने के बाद 1902 में इस कारखाने को उन्होंने एक लिमिटेड संस्थान बना दिया। वो एक तरीके से सबको समर्पित कर दिया, उसके ऊपर अपना खुद का आधिपत्य नहीं रखा। ट्रस्टीशिप का भाव कि मैंने खड़ा किया है लेकिन मैं इसके मुनाफे का लाभ खुद नहीं लूंगा, ये मुनाफे का लाभ मैं पूरी दुनिया को, पूरी समष्टि को समर्पित कर दूंगा, जैसे पतंजलि बनाया है। और पतंजलि अपने लाभ का सारा समर्पित कर देता है दुनिया को, दूसरे लोगों को। जैसा ट्रस्टीशिप का भाव पतंजलि कर रहा है, वैसे ही ट्रस्टीशिप के भाव में उन्होंने काम करना शुरू किया। उस समय वो बंगाल के युवकों से ये कहते थे कि पढ़कर नौकरी के लिए मारा मारा नहीं फिरना है, खुद उद्योग धंधे लगाने हैं स्वदेशी, जिससे कि हम दूसरे लोगों को नौकरी दे सकें, अपने देश से एक्सपोर्ट करके अपने देश को ऊंचा उठा सकें। भारत के अंदर रसायन उद्योग की स्थापना करने का काम उन्होंने किया। बंगाल के युवकों के अंदर एक भाव डाला, स्वदेशी का विचार डाला। और स्वदेशी का केवल विचार नहीं डाला, स्वदेशी के विचार के साथ साथ उन्होंने स्वदेशी को धरातल पर उतार कर दिखाया। वो जब अनुसंधान करते थे तो उस समय बड़े बड़े केमिस्ट्री के वैज्ञानिक दांतों तले उंगली दबा लेते थे कि डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय सीमित संसाधनों में ये करके कैसे दिखा देते हैं। कुछ ऐसे तत्व जिनके ऊपर प्रयोग करना दूसरे वैज्ञानिकों को विधि नहीं मालूम है। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय हमारे पुराने नागार्जुन के ग्रंथों को पढ़ते थे, संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ते थे, उनके ऊपर शोध करते थे और उसको करके दिखा देते थे। आज भी पारे को शोध करने का काम, पारे को शोधित करने का काम पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाता। देखिए आज जो यूरेनियम है ना, चमत्कारी पदार्थ इसको माना जाता है कि कुछ 100 ग्राम यूरेनियम से परमाणु बम बनाया जा सकता है, एक शहर को तबाह किया जा सकता है। यूरेनियम की यदि बैटरी बना ली जाए तो हमें कोई बिजली के कनेक्शन की आवश्यकता नहीं, किसी कार में या किसी वायुयान में वो लगा दी जाए तो वो यूरेनियम की बैटरी, वो परमाणु बैटरी हजारों सैकड़ों सालों तक काम करती रह सकती है। उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको रिफिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यूरेनियम के रूप में एक तत्व हमारे साथ सामने है जो एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, जितना उसका साइज है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा सोर्स है। पुराने जमाने में पारे को भगवान शंकर का रूप कहा गया। इस पारे के बारे में ये कहा गया कि ये पारा इतना अद्भुत तत्व है, इसके अंदर एनर्जी इतनी है कि इसको यदि वायुयान के अंदर डाला जाए तो पारे से चलने वाले वायुयान हमारे समय में, हमारे पुराने भारत में होते थे, जिनको बार बार रिफिल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और वो वायुयान जब ट्रैवल करते थे तो शायद एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा के अंदर भी वो ट्रैवल करने की टेक्नोलॉजी जानते थे। ये जितने देवताओं की बात आती है, ब्रह्मा से लेकर विष्णु महेश से लेकर इंद्र से लेकर उनके देवलोक से लेकर, ये हो सकता है कि किसी दूसरी आकाशगंगा के ग्रह हों जो हमसे उन्नत सभ्यता हो, संस्कृति हो, जो हमें कुछ देने की योग्यता रखते हों। जैसे आप और हम किसी आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं, हमारे यहाँ बैटरी है, हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन है, हमारे यहाँ दवाइयाँ हैं, हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ है जो उनके यहाँ नहीं बनी। कपड़े हैं, लाइट हैं, बर्तन हैं, वो अभी छाल लपेटते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं, झोपड़ी के अंदर रहते हैं। हम यदि उनको लोहे के बर्तन दे दें, चाकू दे दें, हम उसको कोई बैटरी दे दें, कोई ट्रांजिस्टर दे दें, उनको कोई रेडियो दे दें, कोई टीवी दे दें, और उससे वो ऐसी टेक्नोलॉजी प्राप्त कर लें जो उनके लिए, उनकी इमेजिनेशन से बाहर है, तो उनके लिए हम देवता के रूप में हो गए, अगले अलग ग्रह के, अलग सभ्यता और संस्कृति के, डेवलप संस्कृति के व्यक्ति हो गए। ऐसे ही कोई ऐसी सभ्यता हो सकती है जो हमसे कई गुना ज़्यादा विकसित हो और जो कभी कभी धरती के ऊपर आकर धरती के लोगों को ज्ञान देने का काम करें। और कई बार जब मैं भारत के योग के बारे में, भारत के आयुर्वेद के बारे में चिंतन करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है। ये सारे एक्सपेरिमेंट, जब पुराने ज़माने में कोई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नहीं होता था, कोई माइक्रोस्कोप, कोई ऐसी कोई सूक्ष्मदर्शी नहीं होती थी, ऐसी कोई दूरबीन नहीं होती थी, ऐसी कोई टेस्टिंग लैब नहीं थी, तो उस समय इन सारी चीज़ों की जानकारी कैसे लगी? मुझे लगता है कि कोई ना कोई दिव्य ज्ञान
किसी दूसरी सभ्यता से, संस्कृति से हमारे ऋषियों को मिला और उन ऋषियों ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनको पुस्तकों का रूप दिया। और उन ऋषियों के अंदर ऐसी योग्यता थी कि वो दूसरी सभ्यता, संस्कृति, दूसरे ग्रह से, दूसरे ब्रह्मांड के दूसरे छोर से, दूसरी आकाशगंगा से वो कनेक्शन स्थापित करना जानते थे। और वो कनेक्शन स्थापित करके उन्होंने आयुर्वेद का, जड़ी बूटियों का ज्ञान पूरी दुनिया के लिए दिया है, वेदों का ज्ञान दिया है। और हमारे भारत में ये माना जाता है कि भारत के अंदर वेदों का ज्ञान अपौरुषेय है, मतलब ये आदमी का दिया हुआ ज्ञान नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। वो ईश्वर ने किस रूप में हमें दिया है वो शोध और चिंतन का विषय है। तो भारत के अंदर रसायन शास्त्र कितना अद्भुत रहा है 1902 तक, जब उन्होंने हिंदू रसायन शास्त्र के ऊपर अंग्रेजी में पूरे इतिहास को खंगाल दिया, पूरी लाइब्रेरी को, पूरी पांडुलिपियों को, जहां से उनको जो पुस्तकें लिखी उनको खंगाल कर उन्होंने भारतीय हिंदू रसायन शास्त्र का इतिहास लिखा। और वो रसायन शास्त्र का इतिहास आज भी 100 साल बाद भी प्रासंगिक है। उस रसायन शास्त्र के इतिहास में उन्होंने भारत की केमिस्ट्री को गौरव दिला दिया, केमिस्ट्री को दिखा दिया कि भारत इतना उन्नत देश रहा है। रसायन शास्त्र कैसा था इसकी चर्चा हम कल करें। नागार्जुन नाम के हमारे एक केमिस्ट्री के विद्वान रहे हैं, रसायन शास्त्री रहे हैं, जिन्होंने पारे से किसी भी सामान्य तांबे जैसी, लोहे जैसी धातु को सोने में कैसे बदला जाता है। देखिए, सोना सबसे अच्छी धातु मानी जाती है, सोने के बाद चांदी को माना जाता है, चांदी के बाद ये क्रम दिया हुआ है। और सुश्रुत ने, महर्षि चरक ने जो हजारों साल पहले जो क्रम लिखा, धातुओं के जो गुण लिखे, आज भी आधुनिक धातु विज्ञानी उसी को मानते हैं। तो नागार्जुन नाम के हमारे एक वैज्ञानिक हुए हैं, उस वैज्ञानिक ने पारे से सोना बनाने की विधि खोज ली थी और पारे से, धातु विज्ञान से, केमिस्ट्री से अमर कैसे होते हैं उसके लिए उन्होंने खोज करनी शुरू की थी। उन्होंने उस समय जो अपना ग्रंथ लिखा वो ग्रंथ आज भी प्रासंगिक है। अपने ग्रंथ में उन्होंने अलग अलग धातुओं के प्रकार लिखे हैं, धातुओं को कैसे शुद्ध करना है, खदानों के अंदर धातु अयस्क के रूप में, ओर के रूप में मिलती है, तो उस ओर से उस धातु का एक्सट्रैक्शन कैसे करना है, धातु को शुद्ध कैसे प्राप्त करना है, धातु की भट्टी कैसे बनानी है, धातु की भट्टी के मेटलर्जी डिपार्टमेंट के यंत्र कैसे होंगे, उनका हीट ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये सारा विज्ञान नागार्जुन ने हजारों साल पहले लिखा है और वो आज भी प्रासंगिक है। तो महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट, नागार्जुन और भारतीय रसायन विज्ञान के बारे में हम कल थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने हमारे पुराने ज़माने में तो पेड़ पौधों के एक एक रस के अंदर क्या गुण है उसकी चर्चा भी बहुत डिटेल में हमारे ऋषि मुनियों ने की है। अलग अलग धातुओं को, हीरे को कैसे काटा जाता है, हीरा सबसे मजबूत धातु है और ये माना जाता है कि हीरे को किसी भी तरीके से काट नहीं सकते। हमारे आयुर्वेद के अंदर तो हीरा भी, हीरे को भी मोम की तरह आप मसल दो, ऐसा बना दो, ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने का काम, ऐसी केमिस्ट्री विकसित करने का काम भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। अपने यहाँ सोने चांदी की भस्म नहीं बनती, मोमबत्ती के मोम को जलाकर उसको दीपक में जाल डालकर उसकी मोमबत्ती बनाना, ये तो बहुत बहुत छोटा विज्ञान है। हमारे यहाँ तो विज्ञान इतना अद्भुत रहा है कि हीरे को भी इतना नैनो कर दिया, इतना माइन्यूट कर दिया, इतना बारीक बुरादा उसका कर दिया कि वो भी हमारे शरीर में हम खाएं तो पोषण का काम करें। सेल लेवल की माइक्रोबायोलॉजी, नैनो लेवल की केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये हमारे देश में हमारे वैज्ञानिकों ने दी है। तो नागार्जुन ने ये किया, चरक ने ये किया, सुश्रुत ने किया। हीरे को कैसे गलाया जाता है, हीरे को चूरा कैसे बनाएं, जो दुनिया का सबसे हार्ड पदार्थ है, उसके लिए कौन सा हम हमाम दस्ता रखें। लोहे से कूटेंगे तो लोहे का मूसल के अंदर हीरा धंस जाएगा। हम हीरे को पत्थर की चक्की में पीसने की कोशिश करेंगे तो पत्थर घिस जाएगा, पत्थर अणु अणु हो जाएगा, पत्थर का पाउडर हो जाएगा, लेकिन हीरा पीसा नहीं जाएगा। हीरे को कैसे पाउडर करना है, ये टेक्नोलॉजी भी हमारे महर्षि चरक और सुश्रुत ने दी। आज पूज्य स्वामी जी महाराज खुलेआम आस्था टीवी पर बताते हैं कि हीरा, आपके पास दुनिया में कोई विधि नहीं है कि आप हीरे को चूरा कर सकें। हीरे को चूरा करने की एक ही विधि है कि कुल्थी के दाल के पानी में हीरे को डुबोया जाए और उसके बाद जब हीरे को हम घिसते हैं तो हीरा ऐसे घिस जाता है जैसे हम मोमबत्ती को लेकर फर्श के ऊपर, पत्थर के ऊपर घिसें। तो मोम जितनी आसानी से घिसता है वैसे ही हीरा
कुल्थी के दाल के पानी से घिस जाता है और ये कुल्थी के दाल के पानी से हीरा घिसता है, तो कुल्थी के दाल में कौन सा केमिकल है, कौन सा तत्व है, कौन सा पदार्थ है जो हीरे को भी पाउडर कर देता है, बुरादा कर देता है, वो कितना विज्ञान रहा होगा।